तो ये कहानी होने वाली है हमारे हीरो लिन शाओकेंग की, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर था। पर पावरफुल होने के साथ साथ उसने अपने हजारों सालों की मेहनत से 5 डिवाइन रिंग्स को भी ढूंढ निकाला था, जिनके अंदर इतनी ज्यादा खतरनाक और कमाल की पावर्स थी कि वो रिंग्स जिस किसी के पास भी होती वो इस पूरे यूनिवर्स के ऊपर राज कर सकता था। और जब ये बात बड़े बड़े अलाइसेस को पता चली कि वो डिवाइन रिंग्स शाओकेंग के पास है, तो वो सभी लोग शाओकेंग की जान के दुश्मन बन गए। और सभी बड़े बड़े अलाइसेस ने शाओकेंग से उन डिवाइन रिंग्स को पाने के लिए अपने अपने पावरफुल कल्टीवेटर्स को शाओकेंग को मारने का आदेश दे दिया। और एक दिन मौका पाकर उन सभी लोगों ने मिलकर शाओकेंग के ऊपर हमला कर दिया। और क्योंकि शाओकेंग अकेला वहाँ पे इन सभी के साथ फाइट कर रहा था, इस वजह से हम देखते हैं कि शाओकेंग वहाँ पे काफी बुरी तरह से घायल हो गया था। और सबसे कड़ी टक्कर दे रहा था उसे वहाँ पे जियान नाम का एक कल्टीवेटर है। जियान वहाँ पे शाओकेंग के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला करके उसे वहाँ पे धमकी देते हुए कहता है, अगर यहाँ पे जिंदा रहना चाहते हो तो चुपचाप उन डिवाइन रिंग्स को हमारे अलाइस के हवाले कर दो, हो सकता है तुम्हें जीने का मौका मिल जाए। ऊपर से वो वहाँ पे शाओकेंग को डीमन डीमन कहकर पुकार रहा था। असल में शाओकेंग से उन डिवाइन रिंग्स को हासिल करने के लिए सभी बड़े अलाइसेस ने उसे डीमन कह दिया था, जिसके चलते अब हर कोई उसे एक डिमोनिक कल्टीवेटर समझने लगा था। जो सुनकर शाओकेंग वहाँ पे मुस्कुराते हुए जियान से कहता है, क्यों मैं अपनी डिवाइन रिंग्स को तुम्हारे हवाले कर दूं? इन्हें ढूंढने में मुझे हजारों सालों का समय लगा। आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ और सिर्फ अपने बलबूते पे हूँ, ना कि तुम्हारे घटिया अलाइस की तरह, जो कि मुझे डीमन घोषित करके मुझसे मेरी डिवाइन रिंग्स को छीनना चाहते हैं। शाओकेंग की ये बात सुनकर जियान उससे कहता है कि मैंने तुम्हें जीने का एक मौका दिया था, पर अब तुम उस मौके को भी गवा चुके हो। और ये कहकर जियान ने वहाँ पे शाओकेंग के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक करते हुए उसे वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल कर दिया था। और ऊपर से वो बैटल हर गुजरते पल के साथ और भी ज्यादा इंटेंस होती चली जा रही थी, जिसके चलते वहाँ पे एक समय ऐसा भी आता है जहाँ शाओकेंग अपनी मौत के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका था। लेकिन तभी अचानक से वो वहाँ पे अपनी डिवाइन रिंग्स का इस्तेमाल करके ऊपर हवा में उड़ते हुए जियान और बाकी सभी से कहता है, तुम सभी लोगों ने मेरे खिलाफ प्लान बनाकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, इसलिए अब मैं दोबारा वापस पास्ट में जा रहा हूँ। और अब की बार मैं अपनी पूरी तैयारी के साथ वापस लौटूंगा। अगली बार जब हमारा आमना सामना होगा, यकीन मानो उस दिन तुम्हें बहुत ज्यादा पछतावा होगा। और ये कहकर लिन शाओकेंग ने वहाँ पे अपनी पांचों की पांचों डिवाइन रिंग्स को समन कर लिया था। और सिर्फ समन ही नहीं किया था, बल्कि उसी के साथ साथ उनकी पावर को एक्टिवेट करना भी शुरू कर दिया था। और जैसे ही वो एक साथ वहाँ पे पांचों रिंग्स को एक्टिवेट करता है, तो शाओकेंग के ऊपर एक बहुत बड़ा टाइम फॉर्मेशन एरिया बन गया था, जो देखकर जियान आगे बढ़कर उसे वहाँ पे रोकने की कोशिश करते हुए कहता है, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि हम देखते हैं कि वहाँ पे टाइम रिवर्स होना शुरू हो चुका था। देखते ही देखते वहाँ पे एक बहुत बड़े टाइम ब्लास्ट के साथ शाओकेंग 1000 साल पीछे आते हुए दोबारा से रिबॉर्न हो चुका था। और इस बार वो जियान के छोटे भाई के रूप में रिबॉर्न हुआ था। जहाँ जैसे शाओकेंग अपनी आंखें खोलकर देखता है, तो वो वहाँ पे हैरान होते हुए खुद से ही कहता है कि यकीन नहीं हो रहा कि मैं रिबॉर्न होकर अपने दुश्मन का ही छोटा भाई बन गया हूँ। अब आएगा असली मजा। दोस्तों अब ये सब कैसे और क्यों हुआ, ये सब हमें आगे डिटेल में जानने को मिलेगा। खैर अपनी इस न्यू लाइफ को देखकर शाओकेंग वहाँ पे ज्यादा हैरान नहीं होता। उसे चिंता थी अपनी बाकी की 4 डिवाइन रिंग्स की, जिनके बारे में सोचकर शाओकेंग कहता है कि उन्हें ढूंढने की जर्नी मेरी बहुत ज्यादा लंबी होने वाली है। चलो एक रिंग तो ऑलरेडी मेरे पास है, पर बाकी की 4 रिंग्स कहाँ है? मुझे अभी के लिए उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। ऊपर से 1000 सालों में से 10 साल का समय ऑलरेडी गुजर चुका है, यानी कि अब मेरे पास टोटल 990 साल का समय ही बाकी बचा है। और अभी शाओकेंग वहाँ पे लेटे हुए ये सब सोच ही रहा था कि तभी वहाँ पे बाउजी नाम के एक पंछी उड़ते हुए आकर शाओकेंग को इन्फॉर्म करते हुए बताता है, आज हमारा टियान यू पीक स्कूल एक बार फिर से नए डिसेबल्स को भर्ती कर रहा है, इसलिए मास्टर चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द स्कूल में वापस आइए। अब बाउजी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शाओकेंग वहाँ पे एक लंबी अंगड़ाई लेकर अपनी जगह पे खड़ा होते हुए कहता है, तो फाइनली आज पूरे 10 सालों के बाद मास्टर को मेरी याद आ ही गई। चलो अच्छा ही है, आज मैं भी अपने लिए एक नया डिसेबल ढूंढ लूंगा। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें मास्टर शाओकेंग के स्टडी रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम एल्डर वुहान को देखते हैं, जो कि लिंग जियाओ सेट के एक सीनियर एल्डर थे। वो वहाँ पे मास्टर चेंग शाओ के ऊपर गुस्सा करते हुए उनसे कह रहे थे, मैं तो पहले दिन से ही तुमसे कह रहा था कि तुम्हें जियान को अपना डिसेबल बनाना चाहिए था, ना कि उस लेजी शाओकेंग को, जो कि अभी भी कहीं पे पड़ा हुआ आराम कर रहा होगा। तुम खुद ही बताओ, तुम पिछले 10 सालों से शाओकेंग को सिखाने की कोशिश कर रहे हो, क्या अभी तक वो जरा सा भी सीख पाया है? और ना ही अभी तक वो ब्रेक थ्रू कर पाया है। तुम खामखाई उसके ऊपर अपना टाइम जाया कर रहे हो। चलो ये तो पुरानी बात है, लेकिन आज एक बार फिर से तुम्हारे टियान यू स्कूल को नया डिसेबल भर्ती करने का मौका मिल रहा है, तो मैं चाहता हूँ तुम इस बार पिछली बार की तरह गलती मत करना, क्योंकि तुम्हारा टियान यू पीक स्कूल हमारे लिंग जियाओ सेट के अंदर मौजूद बाकी सभी स्कूल्स को लीड करता है। और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा टियान यू स्कूल हमेशा लीड ही करे। पर शाओकेंग जैसे डिसेबल्स के साथ मुझे नहीं लगता तुम ज्यादा सालों तक ऐसा कर पाओगे। वहीं शाओकेंग जिसने एल्डर वुहान की सारी बातें सुन ली थी, वो दरवाजे के किक मार के उसे वहाँ पे ओपन करते हुए कहता है, क्या यहाँ पे नए डिसेबल को भर्ती किए जाने की बात चल रही है? पर मुझे तो लगता है कि ये सब लिंग जियाओ सेट हमारी जासूसी करने के लिए कर रहा है, ताकि वो मेरे मास्टर चेंग शाओ की 100 डिवाइन टेक्निक्स के बारे में पता लगा सके। जिसपे वहाँ पे खड़ा हुआ एक दूसरा एल्डर वहाँ पे चिल्लाते हुए लिन शाओकेंग से कहता है, तुम अपनी बकवास बंद करो, और हम तुमसे नहीं, हम मास्टर चेंग शाओ से बात कर रहे हैं। वैसे भी हमारे लिंग जियाओ सेट को और काफी सारे नए डिसेबल्स की जरूरत है, जो कि हमारे लिंग जियाओ सेट की ताकत को बढ़ा सकें। अब उस एल्डर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर चेंग शाओ की बजाय शाओकेंग ही उन्हें वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है, मेरे मास्टर ऑलरेडी अपने डिसेबल को सिलेक्ट कर चुके हैं, तो तुम्हारे लिए बेहतर यही रहेगा कि तुम लोग यहाँ पे बार बार आकर मेरे मास्टर को परेशान मत करो। और अगर फिर भी
तुम्हारे लिंक जियाओ सेट को नए डिसेबल्स की इतनी ज्यादा जरूरत है तो अपने मास्टर की बजाय मैं नया डिसेबल बनाने के लिए रेडी हूँ। अब शाओकिंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि उस एल्डर को वहाँ पे गुस्सा तो काफी ज्यादा आता है। इवन वो तो उसे वहाँ पे मारने के लिए आगे भी बढ़ने लगा था, लेकिन एल्डर वुहान वहाँ पे उसे रोककर शाओकिंग से कहता है अब अपनी बात से पलटना माते, तुम डिसेबल बनाओ या तुम्हारा मास्टर डिसेबल बनाए, नया डिसेबल तो टियान यूपी स्कूल का ही बनेगा, इसलिए हमें तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। अब हम लोगों को बहुत सारी तैयारियां करनी है तो हम लोग चलते हैं यहाँ से। और उनके जाते शाओकिंग भी वहाँ पे मास्टर चेंग शाओ से कहता है मास्टर आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी वहाँ पे जाकर हमारे टियान यूपी स्कूल के लिए नया डिसेबल तलाश करके आता हूँ। और ये कहकर जैसे शाओकिंग वहाँ से जाने लगता है तो मास्टर चेंग शाओ उसे वहाँ पे आवाज देकर रोकते हुए उससे कहते हैं तुम मेरे पिछले 10 सालों से डिसेबल हो और अपने बड़े भाई जियान से अलग रहते हुए आ रहे हो, जो कि टैलेंट के मुकाबले में तुमसे काफी ज्यादा ऊपर है, पर उसके बावजूद भी मैंने तुम्हें इस बात के लिए कभी भी परेशान होते हुए नहीं देखा। और सच कहूँ तो मैं खुद भी पिछले 10 सालों से तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक भी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जान पाया। इवन बाउजी भी वहाँ पे उड़ते हुए शाओकिंग से कहने लगा था हाँ बताओ कौन हो तुम, जिस पे शाओकिंग वहाँ पे मास्टर चेंग शाओ को ग्रीट करके मुस्कुराते हुए उनसे कहता है मास्टर मैं और कुछ भी नहीं, बस आपका डिसेबल हूँ और बस यही बात मायने रखती है। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, में लिंक जियाओ सेट के बैटल अरीना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डिसेबल को भर्ती करने की सेरेमनी हो रही थी। तभी वहाँ पे एक डिसेबल आकर अनाउंसमेंट करते हुए सभी कंटेस्टेंट से कहता है कि आप में से जिस किसी ने भी हमारे कोर डिसेबल शाओकिंग के 3 हमलों को झेल लिया वो हमारे लिंक जियाओ सेट को बिना किसी परेशानी के ज्वाइन कर सकता है। अब ये अनाउंसमेंट सुनकर हम देखते हैं कि वहाँ पे खट्टा कॉन्फिडेंस से भरा हुआ कंटेस्टेंट आगे आते हुए कहता है इस चूजे की 3 तो क्या मैं तो 10 हमले झेलने के लिए भी रेडी हूँ। पर इससे आगे बेचारा वो कंटेस्टेंट वहाँ पे कुछ भी कह पाता। शाओकिंग वहाँ पे उसकी तरफ एक केले का छिलका थ्रो कर देता है जो जाकर बेचारे उस कंटेस्टेंट को इतना ज्यादा जोर का लगता है कि वो उड़ता हुआ सीधा बैटल अरीना से बाहर जा गिरा था। अगले राउंड के लिए एक डिसेबल वहाँ पे बहुत ही बहादुर के साथ अपनी सोर लेकर बैटल अरीना के अंदर उतरता है, पर उसे शाओकिंग वहाँ पे अपना आधा खाया हुआ सेब दे मारता है, जिसके चलते बेचारा वो डिसेबल भी वहाँ पे बिल्कुल पहले वाले की तरह बैटल अरीना के बाहर जा गिरा था। जो देखकर एल्डर वुहान वहाँ पे चिल्लाते हुए गुस्से से उन सभी से कहते हैं तुम सभी यहाँ पे खड़े खड़े मेरे मुंह क्या देख रहे हो, एक साथ आगे बढ़ो। अब एल्डर वुहान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वहाँ पे 4 डिसेबल्स एक साथ उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर उनका मुकाबला करने के लिए शाओकिंग ने वहाँ पे 4 अंगूर उनकी तरफ थ्रो कर दिए थे, जो कि जैसे जाकर उन डिसेबल्स को लगते हैं तो वो चारों भी वहाँ पे नॉकआउट हो चुके थे। जो देखकर एल्डर वुहान वहाँ पे सरप्राइज होते हुए अपने मन में कहता है इस शाओकिंग को अभी मास्टर चेंग शाओ का डिसेबल बने हुए सिर्फ 10 साल का समय ही गुजरा है, पर ये ऑलरेडी मास्टर चेंग शाओ की कार सप्रेशन टेक्निक को मास्टर कर चुका है और ऊपर से 100 मूविंग टेक्निक को भी जानता है। असल में शाओकिंग वहाँ पे अपनी मूविंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बेचारे उन सभी डिसेबल्स की पिटाई करने लगा था। जो देखकर एल्डर वुहान पहले से भी ज्यादा सरप्राइज होते हुए कहता है जितना ज्यादा मैंने सोचा था ये शाओकिंग उतना ज्यादा बेकार भी नहीं निकला, और ऊपर से हमें यहाँ पे इसके जरिए टियान यूपी स्कूल की ट्रू पावर भी देखने को मिल पा रही है, जो कि मेरी सोच से भी ज्यादा लीप और खतरनाक लग रही है। तभी शाओकिंग ऊपर से खड़ा होकर वहाँ पे चिल्लाते हुए एल्डर वुहान से कहता है एल्डर वुहान आप ये कैसे बेकार से कंटेस्टेंट को उठाकर अपने साथ ले आए हो, इनमें से तो कोई मेरे एक अटैक तक को भी नहीं झेल सका। असल में आज शाओकिंग ने अकेले ही वहाँ पे 100 से ज्यादा डिसेबल्स का मुकाबला कर लिया था, पर फिर भी उसे वहाँ पे कोई भी डिसेबल पसंद नहीं आया था। इसलिए एल्डर वुहान वहाँ पे शाओकिंग को तसल्ली देते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, कल मैं 200 से भी ज्यादा कंटेस्टेंट्स को लेकर अपने साथ आऊंगा, और जब तक तुम्हें यहाँ पे अपने काम का डिसेबल नहीं मिल जाता मैं इस डिसेबल सेरेमनी को खत्म नहीं करने वाला। लेकिन अभी एल्डर वुहान वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि एक सोर उड़ते हुए आकर सीधा वहाँ पे बैटल अरीना के अंदर गिरती है, और उसी के साथ वहाँ पे एक लड़की की आवाज गूंजती है जो कि वहाँ पे एल्डर वुहान से कह रही थी एल्डर वुहान आप मुझे तो भूल ही गए थे, अभी मैं ट्रायल देने के लिए बाकी हूँ। और ये कहकर वो लड़की जिसका नाम जाओजी था वो वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके के साथ जंप करते हुए आकर अपनी सोर के ऊपर ही खड़ी हो गई थी। अब जाओजी को वहाँ पे आते हुए देखकर एल्डर वुहान वहाँ पे उसके पास जाकर उसकी चपलूसी करते हुए कहता है बेटा जाओजी तुम तो कल अपने अंकल के साथ आने वाली थी ना, तो फिर आज तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। जिस पे जाओजी उन्हें वहाँ पे जवाब देते हुए बताती है हमारे सोर फ्रिक्शन का मैजिक ट्रायल रिंग चोरी हो गया है, और उसके चोर के बारे में पता लगाने के लिए मेरे अंकल उसके पीछे गए हैं, इसलिए मैं पीछे अकेले बैठे बोर हो रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि उन्हें आज ही जाकर ट्रायल दे दूं। अब मैजिक डिवाइन ट्रायल रिंग के बारे में सुनकर शाओकिंग के कान भी खड़े हो चुके थे। वहीं जाओजी अपनी जोर को वहाँ पे शाओकिंग की तरफ पॉइंट करते हुए कहती है तो चलो फिर देर किस बात की, मैं तुम्हारे 3 हमलों को झेलने के लिए रेडी हूँ। अब जाओजी की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि एल्डर वुहान वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा चुका था, और वो वहाँ पे शाओकिंग से रिक्वेस्ट करते हुए कहने लगा था शाओकिंग ये एल्डर जाओ की भतीजी है, इसलिए प्लीज इसके ऊपर थोड़ा रहम दिखाना। एल्डर वुहान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शाओकिंग वहाँ पे मुस्कुराते हुए उनसे कहता है एल्डर वुहान आप चिंता मत कीजिए, मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूँ कि आखिर आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं। लेकिन जाओजी वहाँ पे सभी को रोकते हुए कहती है कि मुझे आप में से किसी के भी आसान नहीं चाहिए, मैं अकेले यहाँ पे इसके साथ फाइट कर सकती हूँ। लेकिन इससे आगे जाओजी वहाँ पे कुछ भी कह पाती उससे पहले हम देखते हैं कि शाओकिंग वहाँ पे एक ही झटके के साथ उसके सामने पहुंचकर अपनी डिवाइन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक कर देता है, जो देखकर तो जाओजी की आंखें भी वहाँ पे बाहर आने को हो चुकी थी। पर शाओकिंग ने वहाँ पे बिल्कुल एंड समय पर अपने अटैक को आकर रोक दिया था, लेकिन उसके डिवाइन अटैक से वहाँ पे इतना ज्यादा पावरफुल और प्रेशर रिलीज होता है कि उसके इम्पैक्ट की वजह से बेचारा एल्डर वुहान उड़ते हुए बैटल अरीना से बाहर जा गिरा था। लेकिन जाओजी तो अभी तक भी वहाँ
वहाँ पे अपनी हार मानने को तैयार नहीं थी। वो वहाँ पे शाओकिंग से 2 कदम पीछे हटते हुए कहती है, ये तो तुमने अचानक से मेरे ऊपर हमला कर दिया था, मैं इसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। अब ज़ाओयी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शाओकिंग वहाँ पे एक के बाद एक अपनी दोनों फिंगर से 3 बार उसके ऊपर अटैक करता है और तीनों अटैक करने के बाद वहाँ से वापस पलटते हुए कहता है, 3 अटैक्स पूरे हो गए और क्योंकि तुमने मेरे तीनों हमलों को झेल लिया है तो तुम हमारी टियानयू पीक स्कूल की डिसेबल बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। अब शाओकिंग की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि ज़ाओयी की खुशी का वहाँ पे कोई ठिकाना ही नहीं था। वो वहाँ पे बच्चों की तरह उछलते हुए कहने लगी थी, अब आएगा असली मजा, अब तो मैं बहुत जल्द सीनियर ब्रदर जियान को भी पीछे छोड़ दूंगी। और ये कहकर वो वहाँ पे शाओकिंग के पीछे निकल जाती है, जहाँ पे शाओकिंग उसे लेकर अपने टियानयू पीक स्कूल के इंट्रेंस गेट पे आ गया था। असल में शाओकिंग ने सिर्फ उस डिवाइडिंग को पाने के लिए उसे अपना डिसेबल बनाया था, वरना तो उसे ज़ाओयी के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। जबकि ज़ाओयी तो वहाँ पे आकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रही थी। वो अपने आसपास की जगह को गौर से देखते हुए शाओकिंग से कहती है, ब्रदर टियानयू पीक को ज्वाइन करने के बाद क्या मैं सीनियर जियान से भी मिल पाऊंगी? लेकिन ये कहते कहते बेचारी ज़ाओयी वहाँ पे अपने सामने लगे हुए हिडन प्रोटेक्टिव बैरियर के साथ जा टकराती है और जब वो वहाँ पे सामने की तरफ देखती है तो शाओकिंग वहाँ से गायब हो चुका था। जो देखा ज़ाओयी वहाँ पे जोर जोर से शाओकिंग का नाम पुकारने लगी थी, जबकि शाओकिंग तो उस डिवाइडिंग के चोर का पीछा करते हुए माउंटेन्स के बीच उनके हाइड आउट पे पहुंच चुका था, जहाँ पे आते साथ ही शाओकिंग ने तबाही मचाते हुए उन सभी को बहुत ही बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया था। जो देखकर बेचारा एक कल्टीवेटर उसे वहाँ पे रोकते हुए कहता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो, आखिर तुम यहाँ पे मैं इतनी बुरी तरह से क्यों मार रहे हो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जिसपे शाओकिंग कोल्ड टून में उससे सीधा सवाल करते हुए पूछता है, ब्लड सोर्ड फिक्शन से जो तुम लोगों ने डिवाइन रिंग चुराई थी वो कहाँ है? शाओकिंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो चोर वहाँ पे चौंकते हुए कहता है, डिवाइन रिंग, ब्लड सोर्ड फिक्शन, आखिर तुम ये सब क्या कह रहे हो? मुझे तुम्हारी किसी भी बात का कोई भी मतलब समझ नहीं आ रहा जो तुम मुझे नाम बता रहे हो, इनके बारे में तो मैंने आज से पहले कभी सुना भी नहीं है। तभी पीछे से एक दूसरा चोर कल्टीवेटर वहाँ पे अपनी जगह पे खड़ा होकर गुस्से से चलाते हुए शाओकिंग से कहता है कि तुम जो ढूंढ रहे हो वो चीज यहाँ पे नहीं है, इसलिए दफा हो जाओ यहाँ से। और ये कहकर बेचारे उस चोर कल्टीवेटर ने वहाँ पे अपना पूरा दम लगाकर शाओकिंग के ऊपर हमला कर दिया था। लेकिन उस चोर ने जिस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए शाओकिंग के ऊपर हमला किया था वो ब्लड सोर्ड फिक्शन की एक हेवनली स्पिरिट टेक्निक थी, जिसे शाओकिंग वहाँ पे अपने सिर्फ 2 ही फिंगर से रोकते हुए कहता है कि तुम कह रहे हो कि तुम लोगों ने ब्लड सोर्ड फिक्शन का नाम तक नहीं सुना, पर तुम लोग यहाँ पे उन्हीं की ही टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हो, मानना पड़ेगा, एक्टिंग तो अच्छी कर लेते हो तुम लोग। शाओकिंग की ये बात सुनकर वो चोर वहाँ पे अपने साथियों के ऊपर गुस्सा करते हुए उनसे कहता है, बेवकूफो, चोरी करने से पहले पता तो लगा लिया करो, क्या कि तुम लोग चोरी कर कहाँ से रहे हो? और ये कहकर वो वहाँ पे शाओकिंग से माफी मांगते हुए कहता है कि सीनियर प्लीज हमें माफ कर दीजिए, मैं वाकई ब्लड सोर्ड फिक्शन के बारे में कुछ नहीं जानता था। जिसपे शाओकिंग वहाँ पे कोल्ड स्माइल करते हुए उससे कहता है कि अगर सच कहूँ तो चोरी करना उतना ज्यादा बुरा भी नहीं है, पर हम लोग राइट पाथ पे चलने वाले कल्टीवेटर्स हैं, इसलिए रूल्स के मुताबिक अब तुम सभी लोगों को यहाँ पे मरना होगा। शाओकिंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो चोर कल्टीवेटर जल्दी से वहाँ पे शाओकिंग के सामने चुप करे उसे माफी मांगते हुए कहता है कि मैं भी रूल्स को अच्छी तरह से जानता हूँ, अगर आप चाहो तो हम लूट का सारा माल आपके साथ आधा बांट सकते हैं, आपको रिंग चाहिए ना? और ये कहकर वो वहाँ पे जल्दी से उस रिंग को बाहर निकालते हुए शाओकिंग के सामने पेश कर देता है और वो डिवाइडिंग शाओकिंग के हवाले करते हुए उससे कहता है, हम लोग भी राइट पाथ को ही फॉलो करते हैं, इसलिए अपने वादे के मुताबिक हम लोग ये रिंग तुम्हें दे रहे हैं। जबकि शाओकिंग वहाँ पे उस डिवाइन रिंग को देख कर एक डेविल स्माइल करते हुए उन लोगों से कहता है कि हाँ अब तुम लोग जा सकते हो। लेकिन जब शाओकिंग वहाँ पे इस रिंग को गौर से देखता है तो वो स्प्रिंग एंड ऑटम रिंग नहीं थी, इसलिए वो वहाँ पे गुस्सा होते हुए खुद से ही कहता है कि मेरी सारी मेहनत बेकार गई। और ये कहकर शाओकिंग वहाँ पे एक डेविल स्माइल करते हुए जियान में ट्रांसफॉर्म हो गया था और ट्रांसफॉर्म होते हुए वो वहाँ पे उन चोरों को रोकते हुए कहता है कि रोको, किसने कहा कि तुम लोग यहाँ से जा सकते हो? अब जियान को देखकर वो सभी लोग वहाँ पे डर के मारे वहाँ से भागते हुए कहने लगे थे, ये तो असल में जियान था जिसने बेचारी शाओकिंग का रूप ले रखा था। पर ये कहते हुए वो लोग वहाँ से भाग पाते उससे पहले ही हम देखते हैं कि जियान ने पीछे से अपनी सोल से उनके ऊपर हमला करते हुए उन्हें वहाँ पे खत्म कर दिया था। असल में तो ये सारा शाओकिंग का ही प्लान था, जो कि अपने सोल सीरियल के अंदर बैठा हुआ मुस्कुरा रहा था। और ये सारा काम करने के बाद वो वहाँ पे एक लंबी अंगड़ाई लेते हुए कहता है, अब अगले 10 सालों के लिए मैं एक बार फिर से आराम कर सकता हूँ। अब जियान की इमेज को सक्सेसफुली खराब करने के बाद शाओकिंग वापस टियानयू पीक में आ गया था, जहाँ पे ज़ाओयी अभी तक उसका इंतजार करते हुए बाहर ही सो रही थी। वो पूरी रात वहाँ पे उसका इंतजार करते हुए अकेली ही सोती रही थी। जो देखकर शाओकिंग उसे जाकर उठाते हुए कहता है, ये लड़की तो वाकई बहुत ज्यादा केयर फ्री है, हमारे टियानयू पीक को ज्वाइन करने के लिए इसने पूरी रात यहाँ पे मेरा इंतजार किया। खैर जैसे शाओकिंग उसे वहाँ पे उठाने की कोशिश करता है तो वो तो वहाँ पे ब्रदर जियान के सपने ले रही थी। इवन जब वो पहली बार अपनी आंखें खोलकर देखती है तो उसे वहाँ पे अपने सामने ऐसा लगता है कि जियान ही खड़ा है। लेकिन जब वो वहाँ पे अपनी पूरी आंखें खोलती है तो उसके सामने तो शाओकिंग खड़ा था, जिसे देखकर जैसे ही वो वहाँ पे गुस्से से चलाने की कोशिश करती है तो शाओकिंग ने वहाँ पे उसके मुंह में खाना टोसते हुए उसका मुंह ही बंद कर दिया था और उसे खाना देने के बाद कहता है कि चुपचाप मेरे पीछे आओ। जिसपे ज़ाओयी भी वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहती है, अगर मैंने ये खाना खत्म कर दिया तो तुम्हें मुझे ब्रदर जियान से मिलवाना होगा। लेकिन शाओकिंग वहाँ पे उसकी बातों को कोई भी जवाब ना देते हुए चुपचाप वहाँ से आगे बढ़ गया था। जो देखकर ज़ाओयी वहाँ पे उसके पीछे जाते हुए उससे कहती है, शाओकिंग क्या तुम मुझे 10 साल पहले हुई ब्रदर जियान और डीमन क्लैन की जंग के बारे में बता सकते हो? मुझे अच्छी तरह से याद है, तुमने भी टियानयू पीक स्कूल को आज से 10 साल पहले ही ज्वाइन किया था, तो तुम्हें उस बैटल के बारे में काफी सारे सीक्रेट्स पता होंगे। ज़ाओयी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शाओकिंग वहाँ पे मुस्कुराते हुए उससे कहता है कि तुम तो मुझे काफी अच्छी तरह से जानती हो,
जिसपे जाओ उसे वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड के साथ जवाब देते हुए कहती है वो तो बस ब्रदर जान पिछले 10 सालों से रिकवर कर रहे हैं, अदरवाइज मैं तुम्हें यहाँ पे इस तरह से परेशान नहीं कर रही होती, बल्कि मैं ब्रदर जान के पीछे होती। जाओ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शाओकिंग उसे कहता है कि हाँ मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहती हो, चलो ठीक है मैं तुम्हें उस बैटल के बारे में बता ही देता हूँ। और ये कहते हुए शाओकिंग जाओ को लेकर एक जोजियान नाम के रेस्टोरेंट के अंदर चला गया था, जहाँ पे वो उसे खाना खिलाने के साथ साथ ब्रदर जान की जर्नी के बारे में भी बता रहा था, जहाँ पे जाओ स्टोरी सुनने के साथ साथ बुकड़ों की तरह खाना भी खाई जा रही थी और साथ साथ वहाँ पे जितना ज्यादा हो सके ब्रदर जान की तारीफें भी कर रही थी। लेकिन जब वो वहाँ पे अपने सामने बैठे हुए शाओकिंग की तरफ देखती है तो वो तो वहाँ पे आराम से बैठा हुआ किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था, जो देखा जाओ उसे सवाल करते हुए पूछती है शाओकिंग आखिर तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो, जिसपे शाओकिंग उसे वहाँ पे बहुत ही आराम से जवाब देते हुए बताता है कि क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मैं खाना नहीं खा रहा। शाओकिंग की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि बेचारी जाओ को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। वो गुस्से से अपनी जगह से खड़ी होकर वहाँ पे चिल्लाते हुए जाओ से कहती है कि अगर तुम्हारे पास पैसे ही नहीं थे तो मुझे यहाँ पे खाना खिलाने के लिए क्यों लेकर आए, और ये तो सोचना भी मत के खाने का बिल मैं दूंगी। लेकिन तभी वहाँ पे फेंग जाओ नाम की एक लड़की आते हुए उनसे कहती है झगड़ा मत करो, आज तुम में से यहाँ पे किसी को भी बिल देने की कोई भी जरूरत नहीं है। फेंग जाओ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शाओकिंग वहाँ पे मुस्कुराते हुए उससे कहता है क्यों आज आखिर ऐसा क्या हो गया, आज से पहले तो शॉपकीपर फेंग जाओ कभी भी इतनी ज्यादा मेहरबान नहीं हुई। जिसपे फेंग जाओ वहाँ पे अपनी वाइन की गिलास को खत्म करते हुए उन्हें बताती है कि ऐसे हमारे जोजियान टावर को ऑफिशियली वन फैमिली ने खरीद लिया है, इसलिए आज आप यहाँ पे कुछ भी खा सकते हैं, वो भी बिना बिल पे किए। अब मैनेजर फेंग जाओ की ये बात सुनकर जाओ उससे सवाल करते हुए पूछती है कि आखिर तुम अपने जोजियान टावर को वन फैमिली को क्यों बेच रही हो, जिसपे फेंग जाओ उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताती है क्या तुम नहीं जानते कि वन फैमिली कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इवन लिंग ज़ाओ सेट के पीछे भी कोई और नहीं बल्कि वन फैमिली ही है जो कि हमेशा उसे सपोर्ट करती है, तो भला ऐसी स्ट्रॉन्ग फैमिली को हम कैसे मना कर सकते थे। ये सुनकर जाओ वहाँ पे चिल्लाते हुए गुस्से से कहते हैं कि आखिर वो लोग जबरदस्ती ऐसा कैसे कर सकते हैं। तभी शाओकिंग वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करके फेंग जाओ के हाथ में पकड़ा वो वाइन का गिलास अपनी तरफ लाते हुए उससे कहता है क्या हम लोग अकेले में कुछ बात कर सकते हैं, हो सकता है तुम्हें अपना ये जोजियान टावर भी ना बेचना पड़े और वन फैमिली से तुम्हें फायदा भी हो जाए। लेकिन अभी शाओकिंग वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी अचानक से जोजियान टावर का गेट एक ही झटके के साथ ओपन होता है और ये गेट ओपन करने वाला कोई और नहीं बल्कि यंग मास्टर वन कुई था, जो कि अपने लोगों के साथ अंदर आते हुए वहाँ पे फेंग जाओ से कहता है तुम मैनेजर फेंग जाओ तुमने क्या सोचा, क्या तुम चुपचाप अपने इस रेस्टोरेंट को छोड़कर जाना चाहती हो या फिर हमारी फैमिली के गुलाम बनना चाहती हो। लेकिन फेंग जाओ भी वहाँ पे बहुत ही बहादुरी के साथ अपनी वाइन का गिलास उसके मुंह के ऊपर मारते हुए उससे कहती है कि दफा हो जाओ यहाँ से, मेरा जोजियान टावर तुम्हारी फैमिली से बिलोंग नहीं करता। फेंग जाओ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वंग कुई वहाँ पे कमीनी स्माइल करते हुए उससे कहता है कि तुम्हारी ये तीखापन मुझे पसंद आया, अब तो तुमसे ये टावर छीनने में मुझे और भी ज्यादा मजा आएगा। और ये कहकर वो वहाँ पे उसके ऊपर हमला करने के लिए अपने लोगों को आगे भेज देता है। लेकिन जाओ ने वहाँ पे अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए काफी सारे सोर्ड स्लाइसेस की मदद से एक ही बार में उसके लोगों के ऊपर अटैक करते हुए उन सभी को वहाँ पे ठिकाने लगा दिया था। लेकिन ये सब देखकर भी वंग कुई वहाँ पे नहीं घबराता, उल्टा वो वहाँ पे अपना स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज करके जाओ की तरफ देखकर वहाँ पे कमीनी स्माइल करते हुए कहता है ओ तो यहाँ पे एक और ब्यूटीफुल लेडी भी मौजूद है, चलो अच्छा है अब और भी ज्यादा मजा आएगा। और ये कहकर जैसे वो वहाँ पे जाओ के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तो जाओ भी गुस्से से वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर को अपनी सोर्ड के अंदर इंजेक्ट करते हुए उससे कहती है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई लिंग ज़ाओ सेट का नाम लेकर यहाँ पे इनको डराने धमकाने की, आज मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं छोड़ूंगी। और ये कहकर वो भी वहाँ पे उसका मुकाबला करने के लिए अपनी सोर्ड को लेकर आगे बढ़ जाती है। लेकिन आगे बढ़ते हुए अचानक से बेचारे वन कुई की नजर वहाँ पे शाओकिंग के ऊपर पड़ती है। लेकिन शाओकिंग को देखकर वो वहाँ पे इतना ज्यादा घबरा जाता है कि वो खुद ही वहाँ पे अपने अटैक को वापस लेकर वहाँ पे खिसकता हुआ सीधे शाओकिंग के कदमों में आ गिरा था और उससे वहाँ पे माफी मांगते हुए कहने लगा था शाओकिंग प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पे मौजूद हो, अगर तुम चाहो तो मैं सरेंडर करने के लिए रेडी हूँ, प्लीज इस जंग को हमेशा हमेशा के लिए यहीं पे खत्म कर दो। अब ये देखा तो वहाँ पे किसी को अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि आखिर यहाँ पे सब हो क्या रहा है। जबकि जाओ ये तो अपनी सोर्ड को लेकर वापस पलटते हुए गुस्से से वहाँ पे वंग कुई से कहती है क्या कहा तुमने, अभी थोड़ी देर पहले तक तो तुम यहाँ पे लंबी लंबी हाँक रहे थे और अब तुम यहाँ पे गिव अप करना चाहते हो, नहीं मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, जल्दी से उठो और मेरे साथ फाइट करो। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि शाओकिंग भी अपनी जगह पे खड़ा होकर वहाँ पे कोल्टन में वन कुई से कहता है वन कुई मैं जानता हूँ कि तुम्हारी फैमिली लिंग ज़ाओ सिटी की एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फैमिली है, पर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी जूनियर सिस्टर के ऊपर हमला करने की। शाओकिंग की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि बेचारे वन कुई का वहाँ पे ऑलमोस्ट होने जैसा मुंह हो गया था और वो दोबारा वहाँ पे शाओकिंग से माफी मांगते हुए कहने लगा था यंग मास्टर शाओकिंग प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, अगर मुझे पता होता कि यंग लेडी आपकी जूनियर सिस्टर है तो मैं कभी भी ये सब करने की गुस्ताखी नहीं करता, मैं गधा कुत्ता कमीना हूँ जो कि अपनी लेडी मास्टर को ही नहीं पहचान पाया, आप चाहे तो मैं खुद अपने आप को सजा दे सकता हूँ। और ये कहकर वन कुई खुद ही वहाँ पे अपने फेस के ऊपर थप्पड़ों की बारिश करने लगा था, जो देखकर तो बेचारी मैनेजर फेंग ज़ाओ को अभी तक भी वहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये वन कुई शाओकिंग से इतना ज्यादा क्यों डर रहा है। जबकि बेचारा वन कुई तो वहाँ पे कांपते हुए दोबारा से शाओकिंग के सामने झुक गया था और अपनी जान की भीख मांगने लगा था, जो देखकर शाओकिंग वहाँ पे कोल्टन में वन कुई से कहता है वन कुई अभी अभी मैंने मैनेजर फेंग ज़ाओ से सुना है कि तुम्हारी फैमिली की लिंग ज़ाओ सेट के साथ कोई बहुत ही डीप कनेक्शन है। शाओकिंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वन कुई वहाँ पे घबराकर
उसे जवाब देते हुए कहता है नहीं नहीं यंग मास्टर, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। और ये कहकर वन कोई वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ जोजियान टावर के पेपर्स बाहर निकालकर वहाँ पे शाओकिंग के हवाले करते हुए उससे कहता है यंग मास्टर शाओकिंग, मैं तो बस आइलैंड के पेपर्स को मैनेजर जाओ के हवाले करने आया था। जिसपे शाओकिंग भी वहाँ पे उन पेपर्स को लेते हुए उससे कहता है वो तो ऐसी बात है, पर पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारी वफादारी धीरे धीरे कम होती जा रही है। और ये कहकर शाओकिंग वहाँ पे अपनी डिवाइन एनर्जी को अपने पाम के अंदर समन करने लगा था, जो देखकर वन कोई भी वहाँ पे समझ चुका था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वो नहीं बचने वाला। इसलिए बेचारा वो वहाँ पे जल्दी से भागने की भी कोशिश करता है, लेकिन तब तक वहाँ पे काफी ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि शाओकिंग ने वहाँ पे अपनी डिवाइन पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए पीछे से बेचारे वन कोई के ऊपर एक बहुत ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था, जो कि जैसे ही जाकर वन कोई के साथ टकराता है तो वहाँ पे काफी बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से बेचारा वन कोई उड़ता हुआ सीधा वहाँ पे जोजियान टावर से बाहर जा गिरा था और वहीं पे गिरते ही उसका खेल खत्म हो चुका था। जिसे ठिकाने लगाने के बाद शाओकिंग की नजर वहाँ पे पड़े हुए उसके लोगों के ऊपर पड़ती है, जिन्हें देखकर शाओकिंग वहाँ पे एक डेविल स्माइल करते हुए अपने डिवाइन स्पिरिचुअल ऑरा को रिलीज करने लगा था। और जैसे जैसे शाओकिंग वहाँ पे अपने डिवाइन स्पिरिचुअल ऑरा को रिलीज कर रहा था, वैसे वैसे हम देखते हैं कि उसकी आंखों का कलर चेंज होना शुरू हो गया था। तभी उसके सोल सी रियलम के अंदर मौजूद जियान उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहता है कि नहीं रुको, तुम ऐसा नहीं कर सकते, थोड़ा तो उनके ऊपर रहम दिखाओ। जिसपे शाओकिंग कोल्ड रूम में उसे जवाब देते हुए कहता है कि रहम अब बहुत हो गया, अब बारी है डायरेक्ट पनिशमेंट देने की। और ये कहकर शाओकिंग वहाँ पे अपने हाथों को कस के आगे बढ़ते हुए कोल्ड रूम में वहाँ पे उन सभी लोगों से कहता है तुम राइट पाथ वालों को क्या लगता है, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम लोग कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आज के बाद से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और ये कहकर शाओकिंग ने वहाँ पे अपने डिवाइन स्पिरिचुअल ऑरा का इस्तेमाल करते हुए एक ही झटके के साथ वहाँ पे उन सभी के ऊपर अटैक कर दिया था। और जैसे शाओकिंग की डिवाइन एनर्जी वहाँ पे रिलीज होती है तो सभी को वहाँ पे दिखना ही बंद हो गया था। और जब वो लोग वहाँ पे अपनी आंखें खोलकर अपने सामने का नजारा देखते हैं तो शाओकिंग ने वहाँ पे उन सभी को ठिकाने लगा दिया था, जहाँ पे उन सभी की बॉडीज के ऊपर काफी सारे छोटे छोटे कट्स मौजूद थे। यानी कि शाओकिंग ने अपने सोल इंटेंट का इस्तेमाल करते हुए उन सभी को जान से मारा था। जो देखकर तो जब ही वहाँ पे शाओकिंग से इंप्रेस होते हुए कहती है बॉस आपने तो कमाल ही कर दिया, आपने यहाँ पे अपने सोल इंटेंट का ही इस्तेमाल करते हुए इतने सारे कल्टीवेटर्स को एक ही झटके के साथ खत्म कर दिया, आपका सोल इंटेंट तो वाकई बहुत ज्यादा कमाल का है। ज़ावी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शाओकिंग वहाँ पे मुस्कुराते हुए उससे कहता है क्या तुम इसे सीखना चाहोगी। जिसपे ज़ावी भी वहाँ पे भाग कर शाओकिंग के पास आते हुए कहती है कि ऑफ कोर्स मैं इसे सीखना चाहती हूँ, इवन मैंने तो ये भी सुना था कि आप और सीनियर ब्रदर जियान है दोनों अपने अपने सोल इंटेंट को डिवाइन लेवल तक मास्टर कर चुके हो। जबकि मैनेजर फेंग जाओ को भी वहाँ पे ये सब देखकर अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो पा रहा था। जो देखकर शाओकिंग वहाँ पे जोजियान टावर के पेपर वहाँ पे उसके हवाले करते हुए कहता है अगले 10 सालों के लिए मैं ये जोजियान टावर आपके हवाले करता हूँ और मुझे लगता है इससे हमारा सारा पुराना हिसाब किताब भी क्लियर हो जाएगा। और ये कहकर शाओकिंग वहाँ से जाने लगा था, जबकि मैनेजर जाओ की खुशी का तो वहाँ पे कोई ठिकाना ही नहीं था। वहीं शाओकिंग को वहाँ से जाते हुए देखकर ज़ावी वहाँ पे उसके पीछे जाते हुए कहती है मास्टर अब हम कहाँ जाने वाले हैं और अब मुझे अपना कमाल का सोल इंटेंट कब सिखाओगे। जिसपे शाओकिंग उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है कि हम लोग सोड केव के अंदर जा रहे हैं और वहीं पे मैं तुम्हें सोड इंटेंट के बारे में भी सिखाने वाला हूँ। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें ट्यान यूपी की सोड केव का ही सीन दिखाया जाता है। उस सोड केव को देखकर ज़ावी वहाँ पे शाओकिंग से सवाल करते हुए पूछती है मास्टर क्या ये वही जगह है जहाँ पे सीनियर ब्रदर जियान ने अपने सोड इंटेंट को हासिल किया था। जिसपे शाओकिंग उसे वहाँ पे कोल्ड रूम में जवाब देते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल, असल में यहाँ पे इस केव के अंदर हवा का भाव काफी ज्यादा तेज है और अगर तुम इसके अंदर अपनी सोड को प्रैक्टिस करती हो तो तुम अपने सोड इंटेंट को बहुत ही जल्द मास्टर कर लोगी, पर फिर भी मुझे लगता है कि अभी तुम इसके लिए रेडी नहीं हो। और ये कहते हुए शाओकिंग ने वहाँ पे अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके वहाँ पे बने हुए विंड प्लेटफॉर्म को ओपन कर दिया था। अपने मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ावी उन्हें वहाँ पे बहुत ही बहादुरी के साथ जवाब देते हुए कहती है मास्टर आप चिंता मत कीजिए, मैं सोड इंटेंट को सीखने के लिए अपना पूरा दम लगा दूंगी, फिर चाहे मुझे उसके लिए कितनी ही ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस क्यों न करनी पड़े। और ये कहते हुए ज़ावी ने वहाँ पे अचानक से उस विंड प्लेटफॉर्म के अंदर जंप लगा दी थी, जो देखकर तो वहाँ पे शाओकिंग के फेस के ऊपर एक डेविल स्माइल आ जाती है और इसी तरह से वो वहाँ पे मुस्कुराते हुए सोड केव से बाहर जाने लगा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से उसकी आंखों का कलर वहाँ पे एक बार फिर से चेंज होना शुरू हो गया था। असल में उसकी बॉडी के अंदर मौजूद ध्यान की सोल उसकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, जो देखकर शाओकिंग भी वहाँ पे अपने सोल सी रियलम के अंदर आते हुए कोल्टून में उससे कहता है आज एक ही दिन में ये दूसरी बार हो रहा है कि तुम मेरी बॉडी के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम भूल गए कि मेरा तुम्हारे ऊपर कितना बड़ा एहसान है? अगर मैंने तुम्हारी जान ना बचाई होती तो अब तक तुम्हारी सोल हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुकी होती। शाओकिंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जियान उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है कि मैं मानता हूँ तुमने मेरी जान बचाई थी, लेकिन अब तुमने मेरी बॉडी के ऊपर कंट्रोल भी तो कर लिया है, तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो हम दोनों का हिसाब किताब क्लियर हो चुका है। जियान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शाओकिंग वहाँ पे नौटंकी करते हुए उससे कहता है ओ माय गॉड ये मैं क्या देख रहा हूँ, द फ्यूचर माइटी सोर्ड मास्टर है यहाँ पे मेरे सोल सी रियलम के अंदर रहकर मेरे साथ ही नेगोशिएट कर रहे हैं। शाओकिंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जियान उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है कि मैं मानता हूँ तुम्हारे मेरे ऊपर काफी ज्यादा एहसान है, लेकिन ये मत सोचना कि मैं तुम्हारा गुलाम बन चुका हूँ जो कि तुम्हारे हर एक हुक्म को मानेगा। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि सोड के प्लेटफॉर्म के नीचे हवा का भाव कितना ज्यादा तेज है जो कि वहाँ पे उस बच्ची की जान भी ले सकता है, पर ये सब जानते हुए भी तुमने उसे वहाँ पे नीचे मरने के लिए क्यों भेज दिया। जियान की ये बात सुनकर शाओकिंग वहाँ पे एक लंबी सांस छोड़ते हुए उससे कहता है ब्रदर जियान है आखिर तुम इस दुनिया
दुनिया को कब समझोगे? उस लड़की को यहाँ पे हमारे TNU पीक स्कूल की जासूसी करने के लिए भेजा गया था। अगर वो वहाँ पे नीचे मर भी जाती है तो उससे भला हमें क्या फर्क पड़ता है? जबकि नीचे की तरफ हम देखते हैं कि ज़वी वाकई वहाँ पे बहुत ही मुश्किल के साथ खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वहाँ पे हवा का बहाव इतना ज्यादा तेज था कि हम देखते हैं कि वहाँ पे धीरे धीरे उसका लगाया हुआ प्रोटेक्टिव बैरियर भी डिस्ट्रॉय होने लगा था। जबकि जियान वहाँ पे शाओकिंग को रोकने की कोशिश करते हुए उससे कहता है, शाओकिंग ये दुनिया उतनी ज्यादा बुरी भी नहीं है जितना कि तुम इसे समझते हो। जिसपे शाओकिंग उसे वहाँ पे कोल्ड टून के साथ जवाब देते हुए कहता है, ये बात मुझसे बेहतर कौन जानता होगा मेरे भाई जियान, ये दुनिया मतलबी है जहाँ पे हर कोई सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए जी रहा है। इवन इस दुनिया में हर एक ह्यूमन कल्टीवेटर अपने साथियों को कुचल कर आगे बढ़ना चाहता है। तो इस तरह के क्रूअल वर्ल्ड में तुम भला मुझसे और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? और 10 साल पहले क्या हुआ था, क्या वो तुम सब भूल चुके हो? उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें 10 साल पहले एक ह्यूमन बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ह्यूमंस और डीमंस के बीच में एक बहुत बड़ी जंग चल रही थी और उन डीमंस को वहाँ पे जियान भारी टक्कर देते हुए वहाँ पे एक एक करके खत्म किए जा रहा था। लेकिन उन डीमंस को खत्म करने के साथ साथ वो वहाँ पे खुद भी बहुत ही बुरी तरह से घायल हो चुका था। इवन उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी वहाँ पे बुरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी थी। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि वो वहाँ पे अपनी सोल को बंद करते हुए लगातार उन डीमंस को मारते जा रहा था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि बेचारे जियान की हालत वहाँ पे बद से बदतर होती चली जा रही थी। और अपने आखिरी अटैक के बाद तो वो वहाँ पे लड़खड़ाते हुए नीचे जमीन पे ही गिर गया था। और इस बात का फायदा उठाकर कुछ डिमोनिक कल्टीवेटर्स वहाँ पे उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन मास्टर चेंग शाओ ने उन सभी के ऊपर अपने स्वॉर्ड इंटेंट से हमला करते हुए एक ही झटके के साथ उन सभी को मौत के घाट उतार दिया था। जिसके बाद वो वहाँ पे जल्दी से जियान के पास जाते हुए उससे कहते हैं, जियान मेरे बच्चे और ज्यादा खुद को फोर्स मत करो, तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी ऑलरेडी पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी है और अगर तुम यहाँ पे खुद को इसी तरह से पुश करते रहे तो तुम्हारी सोल भी यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो सकती है। लेकिन मास्टर चेंग शाओ के ऐसा कहते ही जियान लड़खड़ाते हुए वहीं पे नीचे गिर गया था, जो देखकर मास्टर चेंग शाओ जल्दी से उसे वहाँ पे संभाल कर अपनी गोद में ले लेते हैं। और जब वो वहाँ पे उसकी पल्स को चेक करते हैं तो उसकी सांसें वहाँ पे बंद हो चुकी थी, जो देखकर मास्टर चेंग शाओ वहाँ पे परेशान होते हुए कहते हैं, ये तो ऑलरेडी यहाँ पे मर चुका है। लेकिन अभी मास्टर चेंग शाओ वहाँ पे परेशान होते हुए ये सब क्या ही रहे थे कि तभी उनकी नजर ऊपर आसमान में जाती है जहाँ पे एक साथ काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा हो रही थी। इवन हम देखते हैं कि उस एनर्जी ने वहाँ पे आसपास की सारी एनर्जी को भी ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया था। इवन वो सारे डिमोनिक कल्टीवेटर जो कि वहाँ पे मारे जा चुके थे, उनकी बॉडीज भी वहाँ पे एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होकर ऊपर आसमान में ही जाकर एक जगह पे इकट्ठा होने लगी थी। और ये कमाल का नजारा मास्टर चेंग शाओ भी वहाँ पे आंखें फाड़े देख रहे थे। और तभी वो एनर्जी वहाँ पे इकट्ठा होकर अचानक से सीधे जियान की बॉडी के ऊपर आके गिरती है। और ये एनर्जी किसी और की नहीं बल्कि शाओकिंग की ही थी, जो कि टाइम में पीछे आते हुए सीधा उस बैटलफील्ड में ही टेलीपोर्ट हुआ था। लेकिन ये सिर्फ शाओकिंग की सोल थी जिसे वहाँ पे अपने लिए एक परफेक्ट बॉडी चाहिए थी। और क्योंकि जियान वहाँ पे ऑलरेडी मार चुका था तो शाओकिंग को वो अपने लिए परफेक्ट बॉडी दिखाई देती है। और ऊपर से अगर शाओकिंग उस समय वहाँ पे जियान की बॉडी के ऊपर कब्जा नहीं करता तो जियान की सोल भी वहाँ पे पूरी तरह से खत्म हो जाती। वहीं बैटलफील्ड के अंदर जब शाओकिंग वहाँ पे अपने आसपास का नजारा देखता है तो वो वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है कि ये तो कोई बैटलफील्ड लग रही है। लेकिन तभी उसकी नजर वहाँ पे अपने सामने गिरे हुए जियान के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर शाओकिंग वहाँ पे एक डेविल स्माइल करते हुए कहता है, जियान किसने सोचा था कि हमारी दोबारा मुलाकात इस तरह से होगी। अभी फ्यूचर में मैं तुम्हारा मुकाबला करते हुए पास्ट में 1000 साल पीछे आया हूँ और देखो आते साथ ही मुझे यहाँ पे कौन मिल रहा है। शाओकिंग कैसा कहते ही हमारा ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों ये सीरीज आपको कैसी लगी और मुझे इस सीरीज को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।